से एक वीडियो लेकर आई हूँ। सामाजिक विज्ञान में हमने पढ़ा था लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कि लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो लोकतंत्र के बारे में हमने चर्चा की कि कैसे कैसे हम जांच सकते हैं कि किस देश में लोकतंत्र है, कहाँ लोकतंत्र नहीं है, उसके कुछ मापदंड थे, उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज हम ये देखेंगे लोकतंत्र के पक्ष में और विपक्ष में तर्क कि लोकतंत्र होना चाहिए या लोकतंत्र नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क कि लोकतंत्र का कोई फायदा नहीं है। लोकतंत्र अगर इतना महान था तो लोकतंत्र से आज तक वो आदर्श चीज़ें जो है जनता का, जनता द्वारा जनता पर शासन है, पर जनता परेशान क्यों जनता त्रस्त है, जनता क्यों खुश नहीं है लोकतंत्र से अगर इतनी महान शासन था तो इन प्रश्नों के उत्तर जो है कुछ हमें इनसे मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं नेता इसमें बदलते रहते हैं। लोकतंत्र में चूंकि नेता बदलते हैं, आज ये प्रधानमंत्री है, कल अगले दल का नेता प्रधानमंत्री होगा या उसी दल का अगला व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा या मुख्यमंत्री होगा। तो जब नेता बदलेंगे बार बार तो अस्थिरता होगी। किसी व्यक्ति पे हमने विश्वास किया, किसी को समझा, उसको वोट दिया, पता चला अगली बार वो है ही नहीं, है ना। जैसे कि अभी हम बार बार उदाहरण दे रही हूँ आपको कि राजस्थान की राजनीति की बात करें तो जब चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी ने तो सचिन पायलट जी को चेहरा बनाया था लोगों ने कि ये बात नेतृत्व कोई अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो श्रीमान सिंधिया जी थे, उनके नाम पर जो है वोट लिए थे। लोगों को लगा था सिंधिया जी जो है मुख्यमंत्री होंगे, यानी युवा नेतृत्व होगा, ऊर्जावान होगा। लेकिन अंत में हुआ क्या, यहाँ पर कमलनाथ सरकार को बिठा दिया, वहाँ पर जो है अशोक गहलोत सरकार को बिठा दिया। परिणाम क्या हुआ, जनता में असंतोष, नेताओं में असंतोष, और जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ बीच में ही 1.5 वर्ष के अंतर्गत जो है सरकार कांग्रेस की गिर गई और बीजेपी की सरकार आ गई। हमारे शिवराज मामा जी फिर से आ गए आपके बीच में। और इसी तरह से आप देखें कि राजस्थान में पिछले विगत 1 माह से बहुत ही घटनाक्रम बदल रहा है। आप कभी टीवी पर जाकर देखें, दूरदर्शन पे या कुछ चैनल्स जो चल रहे हैं उन पर पूरी जानकारी आप लेंगे, यूट्यूब से वीडियो देखें कि राजस्थान में क्या चल रहा है। तो वहाँ अशोक गहलोत जी और उन्हीं के दल के जो सचिन पायलट टीम है, 2 दलों में 2 खेमों में बटा हुआ है दल, और दोनों में बाड़ेबंदी चल रही है, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। और ऐसा लगा था कि वहाँ भी राजस्थान में भी मध्य प्रदेश की तरह कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी, पर इन प्रकार अभी उन्होंने थाम लिया है, दोनों में समझौता हो गया है। पर ये क्या हुआ, नेतृत्व बदलने के कारण हुआ, है ना। नेता वोट किसी के नाम के लिए नेता कोई बना दिया, अब नेता कोई और है। तो ये सारी चीज़ें जो है अस्थिरता पैदा करती है ना। तो ये लोकतंत्र का एक विपक्ष का एक तर्क हो सकता है। अगला जो हम पढ़ेंगे, केवल सत्ता का खेल, नैतिकता समाप्त। तो इसका उदाहरण भी मैं आपको राजस्थान की राजनीति से देती हूँ कि यहाँ सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खुद मुख्यमंत्री अपने उप मुख्यमंत्री और अपने मंत्रियों के बारे में गलत बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, वो उनके बारे में बोल रहे हैं, वो उनके बारे में गलत सलत बोल रहे हैं। तो यहाँ नैतिकता कहाँ रह गई। हम समाज के, देश के जो इतने उच्च पदों पर बैठे हैं, जो एक पाठ देते हैं, एक सीख देते हैं आम जनता को, नागरिकों को, वो क्या सीख मिल रही है, लोगों को क्या मिल रहा है, आने वाली पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं कि कुछ भी सत्ता के लिए कोई भी किसी पर आरोप प्रत्यारोप रखेगा। आज हम साथ साथ हैं, कल एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, फिर एक दूसरे के साथ साथ हैं। तो कहने का अर्थ ये है, सत्ता पाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं और नैतिकता को दांव पर लगा देते हैं। अगला जो हमारा बिंदु है वो है बहस से फैसलों में देरी। चूंकि लोकतंत्र में कोई भी मुद्दा जब पास होता है, कोई भी कानून पास होता है तो उस पर बहुत बहस होती है। पहले लोकसभा में होगी, फिर दूसरे सदन में राज्यसभा में होगी, फिर दोनों में, अगर दोनों में से कोई एक सदन सहमत नहीं होगा तो फिर वापस भेजा जाता है, फिर उसमें सुधार किया जाता है, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। कहने का अर्थ है बहुत लंबी प्रक्रिया होती है जिसके चलते तब कहीं जाकर कानून बनता है। तो फैसले लेने में देरी होती है। उसमें भी क्या होता है, विपक्ष सहमत नहीं है। अगर उसमें सदन में पास होता है, विपक्ष के जो विधायक हैं या सांसद हैं वो सहमत नहीं है तो वो पास नहीं हो पाता। जैसे लोकपाल बिल की हम बात करें, बहुत अच्छा था पर कितने वर्षों तक पास नहीं हो पाया। ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे होते हैं, अच्छे जनहित के जो फैसले होते हैं वो नहीं हो पाते अपने स्वार्थ के कारण, क्योंकि दूसरा जो दल है वो नहीं चाहता इतना अच्छा मुद्दा ये वाली सरकार पास कर दे तो इसको श्रेय मिल जाएगा, ये अगले 5 वर्ष तक फिर सरकार बना लेंगे, है ना। तो इसलिए भी देरी करते हैं, इसलिए भी टांग खिंचाई करते हैं। तो कहने का अर्थ है इस प्रक्रिया में फैसलों में बहुत देरी होती है। और अगला जो है वो है चुनाव। नेताओं को लोगों के हितों के बारे में जानकारी नहीं होती तो गलत फैसले। इसका उदाहरण भी मैं आपको तात्कालिक दे रही हूँ, बिल्कुल तात्कालिक है। आपने देखा होगा कोरोना के चलते जैसे ही लॉकडाउन हुआ था
22 मार्च से हमारे यहाँ अचानक से लॉकडाउन लगा दिया गया था, तो उस समय ये मौका नहीं दिया था, क्योंकि नेता जो थे उनको पता ही नहीं है कि वास्तविक स्थिति क्या है। सीधा एकदम से पूरे देश को बंद कर दिया गया, कोई कहीं नहीं जाएगा। उससे हुआ क्या, कोई कहीं फंसा था, कोई कहीं फंसा था, है ना। तो अगर आपको जानकारी होती है जमीनी स्तर की लोगों की तकलीफों के बारे में, अगर आप जानते तो ऐसे फैसले नहीं होते। अंत में क्या किया, जब तो कोरोना के बहुत केस थे तब आपने पूरा बंद कर दिया। आज जब लाखों में संख्या पहुंच रही है तो आपने पूरा देश खोल दिया। तो इस ऐसे गलत फैसलों से अनावश्यक बहुत सारे मजदूरों को, बहुत सारे श्रमिकों को, बहुत सारे लोगों को अनावश्यक परेशानी हुई। किसी की पत्नी कहीं फंसी, किसी का बच्चा कहीं फंसा, कुछ बच्चे छात्र जो थे वो उन शहरों में थे जहाँ पढ़ रहे थे। तो ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं एक लोगों के प्रति जागरूकता नहीं थी, लोगों की तकलीफों के बारे में पूरा ज्ञान नहीं था। आनंद फानंद में कुछ गलत फैसले ले दिए जाते हैं, जिससे जनता को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो ये वही मुद्दा हो जाता है कि लोग, नेताओं को जनता के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं होती, वहाँ ऊपर बैठ के वो निर्णय ले लेते हैं, जमीनी स्तर की जानकारी उनको होती नहीं है। तो ये भी दोष है। अगला है चुनाव प्रणाली जो है खर्चीली होती है तो भ्रष्टाचार बढ़ता है। कैसे, अब आपको छोटी सी बात बताती हूँ। एक सरपंच जो है गांव का चुनाव लड़ता है तो कम से कम 5 से 10 लाख रुपए खर्च करता है। कैसे, क्योंकि वो वोट खरीदता है। आपने देखा होगा आपके यहाँ 500 रुपए में वोट, जैसे आपके परिवार में 10 वोट, उन्होंने 5,000 रुपये दे दिए आपके मुखिया को, परिवार के मुखिया को, और 10 वोट उनके। तो जब वो 5,000 रुपये आपको दे रहा है तो आगे जब चुना जाएगा तो वो 5,000 रुपये से नहीं 50,000 रुपये वसूलेगा। तो गलती हम वहीं करते हैं कि अपने वोट बेचकर, चंद लालच में आकर जो है हम गलत व्यक्ति को चुन लेते हैं। यहाँ सोचना चाहिए कि जब आप किसी निष्पक्ष व्यक्ति को नहीं चुनेंगे, जो व्यक्ति अपना पैसा इन्वेस्ट करके आ रहा है तो पहले वो अपना पैसा निकालेगा, मैं सूद के समेत निकालेगा। फिर आप उससे ये नहीं कहते कि कह सकते कि हमारे गांव में हैंडपंप क्यों नहीं है, लाइट की व्यवस्था क्यों नहीं है, सड़क क्यों नहीं बनी। वो सीधा जवाब देगा कि आपको पैसे दिए थे, इतने पैसे दिए थे, पहले वो तो वसूल लें, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि चुनाव की खर्चीली प्रणाली हो गई, जिसके चलते भ्रष्टाचार पनपता है। ऑब्वियसली जो पैसा 10 लाख लगाएगा वो 25 लाख तो पहले वसूलेगा, तब बात की बात है, और तो फिर करोड़ों में होता है वो। पर कहीं ना कहीं ये प्रणाली की वजह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अगला जो हम बात करेंगे, सामान्य जन को ज्ञान नहीं, चूंकि इसमें आम जन की भागीदारी होती है। आम जन नेता को चुनते हैं, चूंकि लोगों को जानकारी नहीं है, नेता गोल गोल घुमा के किसी भी मुद्दों को कभी सांप्रदायिकता के नाम पर, कभी जाति के नाम पर भ्रमित करते रहते हैं और मूल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाते हैं। उनका जानकारी जनता को नहीं है, इसलिए वो भ्रमित होती है, गलत व्यक्ति को वोट देती है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, कभी पैसे से। तो कहने का अर्थ है आम जन को इसमें उतना ज्ञान नहीं होता, जिसके चलते भी ये लोकतंत्र सफल नहीं होता है। अगला जो है वो है हमारा, ये इसमें इसको विपक्ष के जारी तथ्य थे। अब हम पक्ष में देखेंगे कि लोकतंत्र क्या इतना खराब है। अगर लोकतंत्र इतना खराब है तो फिर लोकतंत्र क्यों चल रहा है। विश्व के अधिकांश देशों में वर्तमान में लोकतंत्र ही है। तो अगर इतनी सारी कमियां हैं तो फिर लोकतंत्र क्यों लागू कर रखा है, क्या जरूरत है, इसको हटाना चाहिए, बदलना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये जो चीज़ें हैं उसका अभी तक हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, चूँकि इसका कोई तोड़ अभी तक हमारे पास नहीं है। ये राजतंत्र से, तानाशाही से कहीं ना कहीं बेहतर है। कम से कम लोग अपनी बात कह सकते हैं, इसमें भागीदारी कर सकते हैं, नेताओं को अपने हिसाब से सुन सकते हैं। समथिंग इज़ बेटर नथिंग देन वाली स्थिति है कि बिल्कुल एक व्यक्ति जो अपनी बापोती समझ के हमारे ऊपर शासन करता रहे, उससे अच्छा है कि ठीक है 5 साल झेल लिया, नहीं करेंगे तो अगली बार बदल देंगे, है ना। तो इस तरह से कम और जो प्रणालियाँ चल रही हैं उनसे बेहतर प्रणाली लोकतंत्र है। इसीलिए वर्तमान में विश्व के लगभग सभी देशों में, करीब 90% देशों में जो है हम मान के चल सकते हैं कि लोकतंत्र कायम है। इसके पक्ष के जो तर्क हैं वो हम देखते हैं कि लोकतंत्र जो है शासन का अधिक जवाबदेही वाला रूप है। जैसे कि मैंने बताया कि चूंकि जनता चुनकर भेजती है अपने प्रतिनिधियों को, तो क्या करते हैं लोग वहाँ जाकर, उनको पता है 5 साल बाद फिर इनके सामने आना है, तो वो कोशिश करते हैं जन आकांक्षाओं को पूरा करने की। हालांकि भ्रष्टाचार है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी वो तानाशाह नहीं हो पाते, क्योंकि उनको पता है 5 साल बाद हमें इसी जनता के सामने फिर से जाना है। तो ये जवाबदेही वाला स्वरूप है शासन का, कहीं अपेक्षा अदर शासन प्रणालियों के। अगला जो है वो है बेहतर निर्णय लेने की संभावना। चूँकि जो प्रतिनिधि हैं वो आम जन से ही चुनकर आते हैं, उनके बीच में रहते हैं, चुनाव के टाइम पे या प्रचार के टाइम पे बैठते उठते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनको जनता की आकांक्षाओं के बारे में जानकारी मिलती है कि लोगों की क्या अपेक्षा है।
कौन से मुद्दे हैं जो जनता चाहती है उनको पहले प्राथमिकता से लिया जाए। जैसे कि हमारे मोदी जी क्यों फेवरेट हो गए, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर मुद्दा, धारा 370 जिसको लेकर वो आगे बढ़े थे, उसको उन्होंने पूरा किया। तो आज वो जन जन की लोकप्रिय हो गए हैं। यानी राष्ट्रवाद जो प्रथम मुद्दा था, जो भारत की जनता राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत थी, उस राष्ट्रवाद को पूरा करने में कहीं ना कहीं वो हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए वो जनप्रिय लोकप्रिय नेता के रूप में सामने आ रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि इसमें जो है निर्णय लेने की संभावना बेहतर होती है, बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं लोकतंत्र के अंतर्गत, क्योंकि जनता से चुनकर आते हैं। इसलिए दूसरा है टकराव संभालने का तरीका। हालांकि टकराव तो होता है, दोनों पार्टी के बीच में टकराव होता है, लोगों में मतभेद होता है, लेकिन इसके माध्यम से लोगों को जो है टकराव को संभाला जा सकता है बातचीत के द्वारा। जैसे कि मैंने बताया, अभी राजस्थान की जो राजनीति में हो रहा था, दोनों पक्ष आपस में भिड़े हुए थे, दोनों बाड़ेबंदी कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध थे, लेकिन एक फोरम पर राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी गठित की गई, दोनों को बिठाया और मुद्दे सुलझाए गए, और आज दोनों एक साथ हैं। तो टकराव को संभालने की, टालने की भी संभावनाएं इसमें अधिक रहती हैं। और अनावश्यक, इससे क्या हुआ, चूंकि ये टकराव सुलझा लिया गया, तो अनावश्यक जो मध्यावधि चुनाव का खर्चा होता है, जनता के ऊपर अस्थिरता होती, वो बच गई कहीं ना कहीं, है ना। और अगला जो है, नागरिकों का सम्मान बढ़ता है। चूंकि नागरिक को वोट देकर वो आगे बढ़ते हैं, नागरिकों के वोट से ही, मत से ही वो चुने जाते हैं, तो वो आगे 5 साल बाद ही सही पर कम से कम जनता के सामने आते हैं, उनके हाथ जोड़ते हैं। इससे नागरिकों में एक फीलिंग आती है, अच्छी भावना आती है कि ये जो चुना है हमने चुना है, ये सरकार हमारी है, फलाना व्यक्ति हमारा प्रतिनिधि गया है ना। तो इस तरह से लोगों के अंदर सम्मान की भावना बढ़ती है। और गलती ठीक करने का अवसर, जैसा मैंने बताया कि अगर गलती से कोई चुन भी लिया गया, गलत आदमी चला भी गया, तो 5 साल जेल के उसको सुधार सकते हैं, अगली बार उसको हटा देंगे, उसको वोट देंगे ही नहीं। जैसे कि हमारे दिग्गी राजा के साथ हुआ था, जो दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उसने मध्य प्रदेश का बंटाधार कर दिया था, 15 वर्ष शासन किया, और उसके बाद क्या हुआ, बहुत ही रसातल में मध्य प्रदेश को पहुंचा दिया। अब क्या हुआ, दूर दूर तक उनका नामो निशान नहीं है ना। 15 साल हमारे जो शिवराज जी हैं, उन्होंने शासन किया और फिर से वही आ गए हैं, क्योंकि समथिंग इज बेटर नथिंग देन वाली स्थिति, वो उनसे कहीं बेहतर स्थिति में, शायद इसीलिए जनता ने उनको फिर से स्वीकार कर लिया। तो गलती सुधारने का भी अवसर जनता के पास मिलता है। फिर लोकतंत्र का अब हम बात करते हैं। ये तो हो गया लोकतंत्र का, हमने इस अध्याय में जो चीज़ें पढ़ी वो संकुचित अर्थ पढ़ा। लोकतंत्र के बृहद अर्थ को अगर हम समझेंगे कि लोकतंत्र क्या है बृहद अर्थ में, तो इसको हम 2 चीज़ों से समझ सकते हैं कि लोकतंत्र एक तो संगठन के रूप में और एक आदर्श के रूप में। तो संगठन की अगर बात करते हैं तो हमने चर्चा की होगी, कई बार देखा होगा, लोग कहते हैं हमारा जो परिवार है बहुत लोकतांत्रिक है, बहुत डेमोक्रेटिक है, क्योंकि हमारे यहाँ हर व्यक्ति को परिवार में अपनी बात रखने का स्वतंत्रता है, अपना निर्णय लेने का अधिकार है। तो हमारा जो परिवार है बहुत लोकतांत्रिक परिवार है। ऐसा नहीं है कि हमारे परिवार का मुखिया जो है परिवार के सदस्यों पर अपने निर्णय थोपता है या उन्हें बात करने की आज़ादी ही नहीं देता। तो यहाँ हमने क्या सुना, संगठन हो गया। इसी तरह किसी पार्टी में अगर कोई ऐसे निर्णय लिए जाए, जैसे फिर से मैं कांग्रेस पार्टी को यहाँ बोलूँगी कि जैसे अभी हुआ था कि वो एक व्यक्ति की पार्टी नहीं होनी चाहिए, कोई भी पार्टी हो, उसमें सभी को बराबर, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी सदस्य हैं, सभी को बराबर से सम्मान मिलना चाहिए। किसी एक परिवार की बापौती नहीं होनी चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए। सभी को निर्णय लेने का, जितने भी सदस्य हैं, जितने भी उसके पदाधिकारी हैं, उन सबको बैठकर निर्णय करने का अधिकार होना चाहिए, तब वो लोकतांत्रिक कहलाता है। अगर ऐसा नहीं है तो वो संगठन या वो जो भी पार्टी है वो लोकतांत्रिक नहीं कही जा सकती। अगला जो है आदर्श के रूप में, ये तो हो गया संगठन के रूप में। तो कहीं ना कहीं हम लोकतंत्र की पूछ परख कर सकते हैं, सभी जगह जाएगी। लेकिन बात फिर से आ जाती है कि आदर्श के रूप में, तो आदर्श के रूप में क्या है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र की बात करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भूखे पेट सो रहा है भूखमरी से, तो उसके लिए लोकतंत्र के क्या मायने हैं। यानी कोई देश तब तक लोकतंत्र प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि उसके यहाँ सभी को भोजन नहीं मिल जाता, एक न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो जाती, तब तक वो देश लोकतांत्रिक देश कहलाने के लायक नहीं है। ऐसा माना जाता है आदर्शवादी रूप में। और दूसरा जो मुद्दा है वो है समान वोट समान अधिकार। यानी आपने वोट देने का अधिकार तो दे दिया, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार, लेकिन क्या वो वोट देने के लिए वो व्यक्ति योग्य है, क्या वो इतना शिक्षित है कि इस मत का मूल्य समझ रहा है, वो समझ रहा है कि कौन से व्यक्ति को हम चुन रहे हैं, वहाँ बैठा रहे हैं। इसके लिए क्या जरूरी है कि उस व्यक्ति का शिक्षित होना भी जरूरी है। हमने देखा कि हमारे भारत में कई वर्षों तक एक ही दल शासन करता रहा है, या बहुत बार तक एक ही दल शासन करता है। इसका काम होता है अशिक्षा, क्योंकि लोग जागरूक नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो उनको जो कहा जाता है वो मान लेते हैं।
जनमत जो कह रहा है, ज़्यादा 4 लोग जो कह रहे हैं, उन्होंने कहा तुम इसको वोट देना, हम भी इसको ही वोट देंगे, ऐसे लगभग वोट तय होते हैं। तो अगर व्यक्ति शिक्षित हो तो हर व्यक्ति का अलग मत होगा अलग व्यक्ति के बारे में, वो समझ पाएगा कि ये व्यक्ति कैसा है, जो चुना जाएगा तो क्या क्या काम करेगा, किस तरह हानिकारक है, किस तरह लाभकारी है, ठीक है। और तो समान वोट देने से कुछ नहीं होता, समान एक बुनियादी शिक्षा भी होनी चाहिए, लोगों की निष्ठा भी होनी चाहिए, और संसाधन भी जरूरी है। भूखे पेट व्यक्ति होते हैं, मजदूरी के लिए जा रहे हैं, वो वोट डालने, हमारे यहाँ वोटिंग का प्रतिशत कितना होता है, कभी 100% तो खैर कहीं भी नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत कम प्रतिशत रहता था। धीरे धीरे बढ़ रहा है ये प्रतिशत वोटिंग का जो है अब चुनाव में, क्योंकि लोग वोट डालने नहीं जाते थे, उनको कहते थे हम पूरे दिन लाइन में लगे रहेंगे, खड़े रहेंगे, उससे अच्छा उतनी उनकी मजदूरी मिल जाएगी, है ना। तो इसलिए ये कहने का अर्थ है कि मूलभूत संसाधन भी हमारे पास होना जरूरी है, तभी लोकतंत्र का अर्थ है। तो यहाँ हम इतना ही जानेंगे, जब आप अगले क्लास में पहुँचेंगे तो लोकतंत्र को और वृहद रूप में जानेंगे। तो लोकतंत्र को हम यही समझते हैं, लोगों का लोगों के द्वारा शासन है, हालांकि सारी चीज़ें पूरी नहीं करता है, लेकिन फिर भी अभी तक इससे बेहतर प्रणाली चूंकि नहीं आई है, इसलिए लोकतंत्र जो है सर्वमान्य है और विश्व के अधिकांश देशों में ये चल रहा है। इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। अगली वीडियो में आपके लिए अर्थशास्त्र की लेकर आऊँगी। सभी ध्यान रखना और पढ़ाई करते रहना।